नमस्कार फ्रेंड्स, आस्था ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन वीडियो क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम पेपर फर्स्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है, पेपर फर्स्ट की जो यूनिट फर्स्ट है उसका फर्स्ट टॉपिक है जो वायरस है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम वायरस के बारे में देखें, वायरस का जो लैटिन भाषा में जो अर्थ होता है, वायरस नाम आपने सभी ने सुन रखा होगा। वायरस दो प्रकार के होते हैं, तो प्लांट वायरस और एक एनिमल वायरस। जो प्लांट वायरस होते हैं वो प्लांट में रोग उत्पन्न करते हैं, और जो एनिमल वायरस होते हैं वह एनिमल्स या जो जंतु होते हैं उनमें रोग उत्पन्न करते हैं। तो अगर हम वायरस का लैटिन भाषा में अर्थ देखें तो लैटिन भाषा में क्या अर्थ होता है इसका? लैटिन भाषा में अर्थ होता है इसका जहर या विष, या इसे इंग्लिश में बोले तो हम पॉइजनस फ्लू। क्या होता है लैटिन भाषा में अर्थ? वायरस का जहर या विष या पॉइजनस फ्लू। अब जो वायरस की जो खोज की गई थी वह खोज की गई थी इवानोवस्की नामक साइंटिस्ट के द्वारा। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? डीजे इवानोवस्की, इनके द्वारा वायरस की डिस्कवरी या वायरस की खोज की गई थी। अब इसने कैसे खोजा था इसे? तो इन्होंने एक जो तंबाकू का पादप था, उस तंबाकू के पादप से एक संक्रामक रस को पृथक किया। उस संक्रामक रस में इन्होंने देखा कि कोई ना कोई ऐसा लिविंग पार्टिकल्स है जो कि तंबाकू के पादप को संक्रमित करता है। उन्होंने जो तंबाकू के पादप का जो संक्रामक रस था, उन्होंने एक पार्टिकल्स को पृथक किया जिसे कहा इन्होंने TMV वायरस या तंबाकू मोजेक वायरस। तो सर्वप्रथम जो खोजा गया जो वायरस था वह था तंबाकू मोजेक वायरस, जो कि तंबाकू के पादप को संक्रमित करता है। और इसकी जो खोज की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी? डीजे इवानोवस्की द्वारा की गई थी। और इन्होंने यह भी बताया कि जो ये TMV जो वायरस है, इन्हें बैक्टीरियोफेज से पृथक नहीं कर सकते। किससे पृथक नहीं कर सकते? बैक्टीरियोफिल्टर से। बैक्टीरियोफिल्टर का मतलब क्या होता है? ऐसा फिल्टर जिसके द्वारा हम बैक्टीरिया को पृथक कर सकते हैं। परंतु वायरस को किससे पृथक नहीं कर सकते? बैक्टीरियोफिल्टर से पृथक नहीं कर सकते। तो बैक्टीरियोफिल्टर से पृथक क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो वायरस होते हैं ये काफी स्मॉल या छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि बैक्टीरियोफिल्टर से भी गुजर सकते हैं। मतलब बैक्टीरियोफिल्टर से इन्हें पृथक नहीं कर सकते। जैसे ये कोई बैक्टीरियोफिल्टर है, इसमें कोई ना कोई छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते होंगे, इसमें अगर हम बैक्टीरिया को भी डालें और वायरस को भी डालें तो बैक्टीरिया तो इससे गुजर नहीं सकते, परंतु जो वायरस है वह इनसे भी गुजर सकते हैं। मतलब इसके द्वारा हम इसे पृथक नहीं कर सकते। ऐसा किसने बताया था? इवानोवस्की नामक साइंटिस्ट ने बताया था। अब इसके बाद आया बेंजेरिक नामक साइंटिस्ट। बेंजेरिक नामक साइंटिस्ट। तो बेंजेरिक नामक जो साइंटिस्ट था, इन्होंने जो वायरस है इसको क्या कहा? इसे कहा संक्रामक जीवित रस। बेंजेरिक नामक साइंटिस्ट ने वायरस को क्या कहा? संक्रामक जीवित रस कहा, जो कि क्या है? गलत है। क्योंकि वायरस क्या है? जब परपोषी शरीर के बाहर जाते हैं तो ये नॉन लिविंग पार्टिकल्स या अजैविक रूप में पड़े हुए रहते हैं, और जब किसी सजीव के अंदर रहते हैं उसकी कोशिका में रहते हैं और ये जीवित फॉर्म में या लिविंग फॉर्म में रहते हैं। तो बेंजेरिक ने क्या कहा था? संक्रामक जीवित रस या इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, जो कि क्या है? एक गलत है। इसके बाद स्टैनले नामक जो साइंटिस्ट था,
स्टेनले नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, जो वायरस था, और वायरस भी कौन सा, टीएमवी वायरस, टोबैको मोजेक वायरस, इसको क्या किया, क्रिस्टलीकृत किया। तो सर्वप्रथम जो तंबाकू मोजेक वायरस था उसको क्रिस्टलीकरण करने का जो श्रेय जाता है वह किसको जाता है, स्टेनले नामक साइंटिस्ट को जाता है। स्टेनले ने टीएमवी मोजेक वायरस या तंबाकू मोजेक वायरस को क्रिस्टलीकृत किया था। अगर हम वायरस के बारे में देखें तो वायरस में क्या क्या पाया जाता है, ये तो हमने किसकी बात कर ली, इसके हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड की बात कर ली। हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड में क्या है, लैटिन भाषा में क्या आता है, इसका जहर या विष या इसे पॉइजनस फ्लूइड कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा रोग उत्पन्न किए जाते हैं। और वायरस की खोज किसने की, डीजे इवानोव्स्की ने की। इन्होंने तंबाकू के पाउडर से एक संक्रामक रस प्राप्त किया और उस संक्रामक रस से तंबाकू मोजेक वायरस को पृथक किया। मतलब तंबाकू मोजेक वायरस की खोज, जो कि फर्स्ट खोजा गया वायरस था, वह इसके द्वारा खोजा गया, इवानोव्स्की के द्वारा खोजा गया। और इन्होंने यह भी बताया कि वायरस को बैक्टीरियोफिल्टर से हम पृथक नहीं कर सकते। इसके बाद बेंजेलिक नामक साइंटिस्ट ने क्या बताया कि वायरस क्या है, एक संक्रामक जीवित रस है, और संक्रामक जीवित रस तो हो नहीं सकता, जब परपोषी शरीर के अंदर हो अभी हम इसे संक्रामक जीवित रस बोल सकते हैं, परंतु जो परपोषी शरीर के बाहर जब ये वायरस होता है तो ये नॉन लिविंग पार्टिकल्स के रूप में या रवेदार फॉर्म में ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है, तो इसे हम संक्रामक जीवित रस पूरी तरह से बोल नहीं सकते, जो कि एक गलत है। इसके बाद स्टेनले नामक साइंटिस्ट ने टीएमवी तंबाकू मोजेक वायरस को क्रिस्टलीकृत किया। अब हम वायरस की जो संरचना है इसमें क्या क्या पाया जाता है उसकी हम बात करते हैं। तो वायरस में क्या क्या उपस्थित होता है, अगर वायरस में बात करें हम तो वायरस में एक तो आपको मिलेगा न्यूक्लिक अम्ल, और आपको क्या मिलेगा, थोड़ा बहुत मात्रा में प्रोटीन कवच। क्या क्या मिलेगा, एक तो न्यूक्लिक अम्ल मिलेगा और प्रोटीन मिलेगा। मतलब जो वायरस होते हैं वह किससे मिलकर बने हुए होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बने हुए इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल के रूप में क्या क्या उपस्थित हो सकता है, या तो इसमें डीएनए उपस्थित हो सकता है या आरएनए उपस्थित हो सकता है, और दोनों में से कोई एक ही उपस्थित होगा। दोनों वायरस के अंदर नहीं पाए जाएंगे एक साथ, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। और ये भी कैसे हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंड भी हो सकते हैं और सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकते हैं। द्विरज्जुकी डीएनए भी हो सकता है और एक रज्जुकी डीएनए भी हो सकता है। उसी प्रकार जो आरएनए होगा वह भी कैसा हो सकता है, एक रज्जुकी या सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है, या द्विरज्जुकी या डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। और प्रोटीन तो इसमें पाया ही जाएगा, और जो इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है या प्रोटीन का जो आवरण पाया जाएगा वो कहाँ पर पाया जाएगा, जैसे कोई ये न्यूक्लिक अम्ल है और इस न्यूक्लिक अम्ल के चारों ओर क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और इस प्रोटीन का जो आवरण है इसे क्या कहा जाता है, कैप्सोमियर कहा जाता है। और ये कैप्सोमियर भी छोटी छोटी उप इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है जिन्हें कैप्सिड कहा जाता है। तो ये हमने इसके संरचना में पाए जाने वाले जो भी पदार्थ थे जैसे न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन, उनकी हमने बात कर ली है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो वायरस होते हैं ये विशिष्ट होते हैं। क्यों होते हैं विशिष्ट, वायरस क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। ये विशिष्ट क्यों होते हैं, क्योंकि जो प्रत्येक वायरस होता है एक निश्चित रोग,
एक निश्चित पादप या जंतु के अंदर ही करता है। क्या करता है? एक निश्चित रोग एक निश्चित पादप या निश्चित जंतु के अंदर ही करता है। इसी कारण जो वायरस होते हैं वह क्या होते हैं? एक जीव विशिष्ट होते हैं या विशिष्ट होते हैं, क्योंकि एक वायरस के द्वारा एक ही प्रकार का रोग एक ही ऑर्गेनिज्म या तो वह पादप हो सकता है या जंतु हो सकता है, उसमें किया जाएगा। जैसे हमने बात की अभी तंबाकू मोजेक वायरस, तो जो तंबाकू मोजेक वायरस है ये कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तंबाकू के पादप में मोजेक रोग उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म भी विशिष्ट है। कौन है? तंबाकू का पादप है और उसमें क्या रोग उत्पन्न कर रहा है? मोजेक रोग उत्पन्न कर रहा है। तो एक निश्चित रोग भी एक ही है और वह फिक्स है, और ऑर्गेनिज्म भी फिक्स है। तो यहाँ से हम एक पॉइंट ये निकाल सकते हैं कि वायरस पादप या जंतु विशिष्ट होते हैं। इसके बाद अगर वायरस की बात करें हम, तो वायरस कैसे होते हैं? अकोशिकीय होते हैं। वायरस कैसे हैं? अकोशिकीय होते हैं। अब अकोशिकीय क्यों है? क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि वायरस में क्या क्या पाया जाता है? ओनली न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन पाया जाता है। तो क्या नहीं पाया जा रहा है इसमें? कोशिका द्रव्य नहीं पाया जा रहा। और कोशिका द्रव्य में सारे ही ऑर्गेनिल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होती है, राइबोसोम्स होते हैं, हरितलवक होता है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिल्स हैं जो कि कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। परंतु वायरस में तो कोशिका द्रव्य ही नहीं पाया जाता है। तो वायरस कैसे हैं? अकोशिकीय होते हैं। और इसके बाद हम बात करें वायरस कैसे हैं? अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी। वायरस कैसे होते हैं? अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी। अविकल्पी मतलब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब विकल्प नहीं है। मतलब एक निश्चित पादप या जंतु को ही ये संक्रमित करने का या उसकी कोशिका में यह रहते हैं, और अंतःकोशिकीय मतलब कोशिका के अंदर रहते हैं, और उसमें किस प्रकार की बातें व्यवहार करते हैं? यह परजीवी की बातें, मतलब उसी कोशिका से पोषण लेने का कार्य करेंगे। मतलब जब वायरस किसी कोशिका के अंदर रहेंगे उन्हें क्या कहेंगे हम? अंतःकोशिकीय। और पोषण जितने भी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है तो उसी में ही कहेंगे, तो इन्हें परजीवी बोल देंगे। और इनके पास तो और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर परकोशी कोशिका से ये बाहर हो जाते हैं तो ये निर्जीव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वायरस कैसे हैं? अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी, मतलब ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं। तो ये हमने वायरस की कुछ खास विशेषताओं की बात की, इसके हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड की हमने बात की। अब इसके बाद हम देखते हैं ब्रांच। आपने ब्रांच का नाम सुना होगा। ऐसी ब्रांच जिसमें हम वायरस की स्टडी कर सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी कहा जाता है। तो वायरोलॉजी की अगर डेफिनेशन की हम बात करें, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम वायरस का अध्ययन करते हैं या वायरस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उस शाखा को क्या कहा जाता है? उस शाखा को कहा जाता है वायरोलॉजी। और एक होता है वायरोलॉजिस्ट। तो वायरस का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है या जो वैज्ञानिक होता है उसे क्या कहा जाता है? वायरोलॉजिस्ट कहा जाता है।
वायरोलॉजी तो किसे कहेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसमें वायरस का अध्ययन किया जाता है उसे तो वायरोलॉजी का कहेंगे। और वायरोलॉजिस्ट किसे कहेंगे, वह वैज्ञानिक जिसके द्वारा वायरस का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहेंगे, वैज्ञानिक को वायरोलॉजिस्ट कहेंगे। तो ये हमने वायरस के बारे में, इसके ब्रांच के बारे में, वायरोलॉजिस्ट के बारे में बात की। अब पढ़ेंगे हम, आपने एक पॉइंट यह भी सुना होगा, जो वायरस होता है वह क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब जो वायरस है वह सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी है। तो योजक कड़ी क्यों कहा जाता है सजीव और निर्जीव के मध्य की, किसको, वायरस को। तो क्या कारण है कि वायरस सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी है। तो आप सभी को पता होगा, जब वायरस किसी परपोषी कोशिका के अंदर या किसी सजीव के अंदर रहते हैं तो वह किसकी भांति व्यवहार करते हैं, लिविंग की भांति या सजीव की भांति व्यवहार करते हैं। परंतु जब परपोषी कोशिका के बाहर ऐसे ही पड़े रहते हैं या किसी भी कोशिका में नहीं रहते हैं तो वह किसकी भांति व्यवहार करते हैं, निर्जीव की भांति व्यवहार करते हैं या नॉन लिविंग की भांति व्यवहार करते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं होती है वायरस के अंदर जिससे ये सजीव और निर्जीव दोनों की भांति व्यवहार करते हैं, मतलब दोनों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। तो उन विशेषताओं को हम यहाँ पर देखते हैं। अगर हम वायरस में सजीव और निर्जीव के लक्षणों की बात करें तो ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिनके उपस्थित होने पर वायरस निर्जीव की भांति व्यवहार करता है। तो वह लक्षण है, वायरस कैसा होता है, अकोशिकीय होता है। और अकोशिकीय क्यों होता है, क्योंकि इसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। अगर जीव द्रव्य नहीं पाया जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सारी केंद्रक ऐसे कोशिकांग इसमें नहीं पाए जाएंगे। उसी प्रकार हमने देखा था कि जो वायरस है इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलीकृत कर सकते हैं, मतलब क्रिस्टल की फॉर्म में इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वायरस का क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है, जबकि जो लिविंग सेल्स होती है उसका क्रिस्टलीकरण नहीं किया जा सकता है। तो वायरस का क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है, यह भी क्या है, इसका निर्जीव होने का प्रमाण है। वायरस में क्या होता है, एंजाइम तंत्र अनुपस्थित होता है, क्योंकि वायरस में कोई भी उपापचयी क्रिया नहीं होती, क्योंकि वायरस में शोषण नहीं होता है। वायरस में और भी अन्य कई क्रियाएं हैं, जैसे डाइजेशन या पाचन वाचन जैसी कोई भी क्रिया नहीं होती है। इसी कारण इसमें एंजाइम तंत्र भी अनुपस्थित होता है। या एंजाइम पाया जाएगा तो एक दो एंजाइम हो सकते हैं, जैसे न्यूरोमेनिडेज जो एंजाइम है तो कुछ वायरस में पाया जाता है। एंजाइम तंत्र अनुपस्थित होना भी किसका प्रमाण है, इसके निर्जीव होने का प्रमाण है। इसके बाद हम अगली विशेषता की बात करें तो वायरस जब परपोषी शरीर के बाहर होता है तो ये न तो जनन करेगा और न ही अपनी वृद्धि करेगा, मतलब ना तो इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, न ही ये अपनी ग्रोथ कर सकेगा, अपनी संख्या बढ़ा सकेगा। तब जब ये परपोषी कोशिका या परपोषी जो शरीर होता है उसके बाहर होगा तो ये जनन वृद्धि जैसी क्रियाएं संपन्न नहीं कर सकता, जो भी क्या है इसका एक निर्जीव लक्षण है। उसके बाद हमने अभी बात की, वायरस में शोषण भी अनुपस्थित होता है। और वायरस में क्या अनुपस्थित होता है, इसमें सेल वॉल या कोशिका भित्ति और सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली में नहीं पाई जाती। तो ये सभी लक्षण किसको इंगित करते हैं, वायरस के निर्जीव होने को इंगित करते हैं। उसी प्रकार अगर वायरस सजीव की भांति व्यवहार करता है तो वो इसमें कौन कौन से लक्षण पाए जा सकते हैं। तो इसमें पाए जाते हैं कि सजीव की भांति व्यवहार करता है तो इसमें हमें देखने को मिलता है डीएनए और आरएनए, मतलब न्यूक्लिक अम्ल देखने को मिलता है। और वायरस कैसे होते हैं, परपोषी विशिष्ट और रोग विशिष्ट होते हैं, मतलब एक विशिष्ट परपोषी के अंदर ही ये विशिष्ट रोग उत्पन्न कर सकते हैं। और वायरस में
वायरस जब सजीव की बातें व्यवहार करता है तो सजीव कोशिका के अंदर रहेगा, तो सजीव कोशिका के अंदर क्या क्या करेगा, ये जनन भी करेगा, अपनी वृद्धि भी करेगा या अपने नंबर भी बढ़ाएगा, डीएनए का रेप्लिकेशन भी करेगा। तो मतलब जितने भी जो लिविंग प्रोसेस है, जनन वृद्धि ऐसी क्रियाएं यह कर सकता है। और वायरस के ऊपर जब ये सजीव कोशिका के अंदर रहता है, वायरस के ऊपर हम तापमान का इफेक्ट, विकिरण का इफेक्ट, तापमान, विकिरण और विभिन्न प्रकार के जो रसायन होते हैं उनका जो प्रभाव है यह भी हमें देखने को मिलता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते वायरस सजीव कोशिका के अंदर तो वायरस की वहां पर मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार विभिन्न केमिकल्स के ट्रीटमेंट के द्वारा भी हम वायरस को खत्म कर सकते हैं। तो ये सभी लक्षण किसको इंगित करते हैं, वायरस के सजीव होने के प्रमाणों को इंगित करते हैं। और वायरस की जो सबसे एक खास बात होती है, वायरस में क्या होता है, इसमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। एंटीजेनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब एंटीजेनिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, हमने अभी देखा वायरस क्या है, प्रोटीनियस पार्टिकल्स या प्रोटीन के कण होते हैं जो कि सजीव कोशिका के अंदर किसकी बातें व्यवहार करते हैं, एंटीजन की बातें व्यवहार करते हैं। मतलब एंटीजेनिक प्रॉपर्टी इनमें पाई जाती है। और वायरस में क्या होता है, वायरस में म्यूटेशन भी होता है। इसी कारण एक ही वायरस विभिन्न फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, उसकी भी अर्थ के ऊपर विभिन्न फॉर्म्स उपस्थित है। और वो फॉर्म्स किस रूप में बनी, किसकी वजह से बनी है, उसमें म्यूटेशन की वजह से या उत्परिवर्तन की वजह से बनी है। और उत्परिवर्तन किसका लक्षण है, एक सजीव कोशिका का लक्षण है। क्योंकि सजीव के अंदर ही क्या हो सकता है, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन हो सकता है। तो उत्परिवर्तन का होना भी वायरस की सजीव नेचर को प्रमाणित करता है। तो ये वायरस में हमने सजीव और निर्जीव के लक्षण को डिस्कस कर लिया है। इसी कारण वायरस को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कहा जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे जो पादप वायरस होते हैं और जो जंतु वायरस होते हैं, इनमें क्या क्या अंतर होते हैं। तो पादप वायरस और जंतु वायरस में हमें दो अंतर है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो वह अंतर कौन से हैं, उनको देखते हैं हम। तो अगर हम पादप वायरस की बात करें, पादप वायरस कौन से वायरस होंगे, जो कि केवल पादप कोशिका को ही संक्रमित करेंगे या पादपों के ऊपर ही जो परजीवी फॉर्म में रहते हैं उन्हें पादप वायरस कहा जाता है। तो पादप वायरस और जंतु वायरस में क्या क्या अंतर होते हैं। तो जो पादप वायरस होते हैं, पादप वायरस में क्या उपस्थित नहीं होता, मेंटल या इसे बोला जाता है एनवलप या हम इसे आवरण भी बोल सकते हैं। ये इनमें क्या होता है, एब्सेंट या अनुपस्थित होता है। पादप वायरस में मेंटल या एनवलप या आवरण हमें देखने को नहीं मिलेगा। जैसे हमने अभी वायरस की जो पार्टिकल्स, वायरस की जो संरचना में जो पदार्थ पाए जा रहे थे, जैसे न्यूक्लिकम, और इसके चारों ओर क्या पाया जा रहा था, प्रोटीन का एक कवर या आवरण पाया जा रहा था। अब जो कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रोटीन के आवरण के बाहर की ओर कार्बोहाइड्रेट या लिपिड से बना हुआ एक और आवरण पाया जाता है, जिसे कहा जाता है मेंटल या एनवलप। यह आवरण हमें पादप वायरस में देखने को नहीं मिलेगा। जबकि जो जंतु वायरस होता है, जंतु वायरस होते हैं, इनमें यह पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता है। तो पादप वायरस में तो यह हमें देखने को नहीं मिलेगा, परंतु जंतु वायरस में यह उपस्थित भी हो सकता है और अनुपस्थित भी हो सकता है। तो फर्स्ट अंतर तो यह होगा, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि जंतु वायरस है उसमें यह उपस्थित होता है। उसी प्रकार हम पोलियो वायरस की बात करें तो उसमें मेंटल या आवरण अनुपस्थित होता है। तो जंतु वायरस में उपस्थिति भी हो सकता है, अनुपस्थित भी हो सकता है, जबकि पादप वायरस में हमेशा अनुपस्थिति
मिलेगा। उसी प्रकार अगर हम सेकंड डिफरेंस की बात करें तो जो सेकंड डिफरेंस है तो जो प्लांट वायरस है इसमें सेंट्रल कॉड या केंद्रीय कॉड के रूप में या हम ऐसा बोल सकते हैं न्यूक्लिक अम्ल के रूप में इसमें क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है। जैसे सिंगल स्ट्रैंड किसमें पाया जाता है, तंबाकू मोजेक वायरस में पाया जाता है, और जो डबल स्ट्रैंड है वह बाउंड ट्यूमर वायरस में पाया जाता है। जबकि जो जंतु वायरस होते हैं इनमें आरएनए भी उपस्थित हो सकता है और डीएनए भी उपस्थित हो सकता है, और ये दोनों ही सिंगल स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंड किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। परंतु पादप वायरस में ओनली ऑन आरएनए ही पाया जाता है, जो कि सिंगल स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। तो ये दोनों ही अंतर आपको अच्छी तरह याद कर लेने हैं, क्योंकि कई बार ये ट्यूशन एग्जाम में पूछा गया है। तो हमने वायरस के जनरल अकाउंट, उसके हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड की बात की, उसके कनेक्टिव लिंक होने के लक्षणों की बात की, और साथ ही पादप एवं जंतु वायरस में हमने अंतरों की बात की। इसके बाद पढ़ेंगे हम एक टिपिकल वायरस की या जो प्रारूपिक वायरस है उसकी जो संरचना या बाह्य रूप से वह कैसे दिखाई देता है उसके बारे में, तंबाकू मोजेक वायरस के बारे में और जीवाणु भोजी वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।